हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का हमारे एसएसआर नर्सिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग यहाँ पर सेल का टॉपिक हम लोगों ने लिया था, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ सेल के बारे में डिस्कस कर लिया था। राइट। आज हम लोग यहाँ पर पहला टॉपिक लेकर के आ रहे हैं सेल से रिलेटेड, जो कि इसका एक सेल बाउंड्री के रूप में आप कह सकते हैं। जो इसके चारों तरफ, सेल के चारों तरफ जो एक स्ट्रक्चर या एक बाउंड्री पाई जाती है, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसके बारे में पढ़ना है। और स्पेशली एनिमल सेल की बात करेंगे। ठीक है, प्लांट सेल हम लोगों को नहीं पढ़ना है, इसमें एनिमल सेल को देखना है। तो एनिमल सेल के चारों तरफ एक बाउंड्री पाई जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। तो इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी देखेंगे, इसके फंक्शन के भी बारे में देखेंगे, और इसका जो मेन जो इसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं वो भी हम लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है। एग्जाम ओरिएंटेड ही मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। वैसे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ाने के लिए कम से कम 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे का क्लास पूरा जाता है ऑफलाइन बैच में। ठीक है, पूरा समझाने के लिए। यहाँ पर मैं शॉर्ट में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा, और आशा करूँगा कि आपको समझ में आएगा। और समझ में आए तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक ज़रूर, जिससे उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएँ। और आप लोग जो है ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो लेक्चर डालूंगा वो आप तक मिल जाएगा सबसे पहले। दूसरी बात, जो भी बच्चे ये कह रहे हैं कि सर मुझे पीडीएफ फाइल चाहिए, जो आपने यहाँ पर पढ़ाया है इसका मुझे पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करा दीजिए, तो आप सभी लोगों के लिए बताना चाहूँगा कि आपका एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया गया है। अगर आप लोग टेलीग्राम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो फटाफट अपने गूगल प्ले स्टोर पे जा करके टेलीग्राम को लोड कर लीजिए। वहाँ पर अपना नंबर नंबर डाल करके आईडी वाईडी बना करके सर्च कीजिएगा एसएसआर नर्सिंग क्लासेस। नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या कमेंट सेक्शन में मैं यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो पिन कर दूंगा। तो जहां पर आप क्लिक करोगे डायरेक्ट हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर जाओगे, और वहां पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को फटाफट। देखिए, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, इसके बारे में समझना है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए, सेल मेम्ब्रेन को समझने के लिए आप लोगों को एक बात समझनी होगी कि जो इंपॉर्टेंट फीचर्स या इसके स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं उनके बारे में समझना है। जैसे सेल मेम्ब्रेन टर्म वाज गिवन बाय नेगेली एंड क्रैमर। तो सबसे पहले आपको कुछ स्पेसिफिक बातों के बारे में समझना है, उसके हिस्ट्री के बारे में समझना है, फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे नर्सिंग करने के बाद में। आप कोई भी नर्सिंग ओरिएंटेड एग्जाम अगर देंगे, लाइक स्टाफ नर्स के लिए, सीएचओ के लिए, तो हो सकता है उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकें। ठीक है, तो प्रिपेयर रहे शुरुआत से। वैसे तो बहुत सारा वहाँ पर क्लिनिकल लेवल का ही होता है, नर्सिंग एप्टीट्यूड पे ही क्वेश्चंस आपके आते हैं, मैंने देखा है। लेकिन कहीं कहीं पर कभी कभी इन तरीके के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन टर्म वाज गिवन बाय नेगेली एंड क्रैमर। समझिएगा, सेल मेम्ब्रेन जो टर्म दिया था वो किसने दिया था? नेगेली और क्रैमर ने। इट इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा। इसे हम लोग प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और प्लाज्मा लेमा जो टर्म दिया था वो किसने दिया था? प्लोवर ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज आल्सो नोन एज यूनिट मेम्ब्रेन। इसे यूनिट मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। एक मॉडल प्रपोज किया गया था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट था ये रॉबर्टसन साहब ने दिया था। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था? रॉबर्टसन ने दिया था। और जो टर्म दिया था ये भी किसने दिया? रॉबर्टसन ने। राइट। देखिए, मैं यहाँ पर शॉर्ट में ही आपको बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत डिस्क्रिप्टिव इसका वीडियो बन जाएगा, लेकिन आपको एग्जाम में क्या लिखना है, आपकी मैम ने मुझे बताया कि आपको इम्पोर्टेंट ही चाहिए। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट ही मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम ओरिएंटेड आपको एग्जाम में क्या लिखना है। ठीक है, आपके जो भी हाफ ईयरली एग्जाम होने वाले हैं या यूनिवर्सिटी एग्जाम होंगे, ठीक है, उसमें आप किस तरीके से क्वेश्चन को लिख सकते हैं वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अब सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कुछ खास बातें हैं। जैसे एन आउटर मेम्ब्रेन, ये एक प्रकार की आउटर मेम्ब्रेन होती है, एनवेलप लाइक मेम्ब्रेन, जो कि एक एनवेलप के रूप में, एनवेलप कहने का मतलब समझते हो बच्चों? एनवेलप कहने का मीनिंग हो रहा है कि एक कवरिंग के रूप में या एक लिफाफे के रूप में, है ना, एक कवर के रूप में आपको देखने को मिलेगी। और अ स्ट्रक्चर, और ये एक संरचना के रूप में है, विच सराउंडेड द सेल एंड इट्स सेल ऑर्गेनल्स, जो कि सेल के चारों तरफ कवरिंग के रूप में पाई जाती है, उसको घेरे रहती है, सराउंडेड रहती है। और सेल ऑर्गेनल्स, और इसके अंदर सेल के अंदर जितने भी साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस वगैरह पाया जा रहा है उसको भी क्या करता है? कवर्ड करके रखती है। इस कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल। ये एक प्रकार की डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है, लाइक इसको हम सेल ऑर्गेनल भी कह सकते हैं एक तरीके का।
क्योंकि ये सेल के चारों तरफ पाई जा रही, तो उसका एक ऑर्गन ही हो गया, ठीक है, ऑर्गेनल ही हो गया, राइट, ऑर्गेनल हो गया। तो डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल होता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फास्फोलिपिड बाईलेयर। इसे हम लोग फास्फोलिपिड बाईलेयर कहते हैं, एंड प्रेजेंट बोथ, और ये दोनों में आपको मिलेगा, प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में। जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनमें भी आपको डबल मेम्ब्रेन फॉर्म में देखने को मिलेगी। और जितने यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है, जिनके व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है। एक मेजर डिफरेंस आप लोग याद रखें कि प्रोकैरियोट सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो नहीं पाई जाती, और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, और एक न्यूक्लियस जो है वहां पर आपको दिखाई पड़ता है, और जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है वो डिफरेंशिएट होता है साइटोप्लाज्म, अलग होता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी, तो जो न्यूक्लिक एसिड होगा वो कहाँ रहेगा? सेल के साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट रहता है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है, इट इज सॉरी, इन ऑल लिविंग सेल्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन ऑल लिविंग सेल्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंक्शन एज बाउंड्री, ठीक है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये लिविंग सेल्स के अंदर, जितने भी लिविंग सेल्स हैं उनके अंदर ये एक बाउंड्री के रूप में एक बाउंड्री बना करके रखती है, एंड सेलेक्टिवली परमिएबल। और ये कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, by allowing the entry and exit of entry and exit of certain selective substance। मैंने कल ही बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो कुछ ही स्पेसिफिक सब्सटेंस को सेल के अंदर आने देगी और सेल के बाहर एग्जिट करती है। सेल के अंदर जब आएगा तो दैट इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे भाई? सेल के अंदर कोई सब्सटेंस आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंडोसाइटोसिस, ठीक है, क्या बोलेंगे? एंडोसाइटोसिस। सेल के बाहर कोई सब्सटेंस जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? हाँ, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। तो एंडो और एक्सोसाइटोसिस के द्वारा सेल के अंदर जो है ना ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस मेंटेन रहता है, ठीक है, होम्योस्टेसिस बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है, along with these the plasma membrane also act as a connecting system by providing a connecting between the cell and environment। तो इनफॉर्चुनेटली आप देखेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये एक कनेक्टिंग सिस्टम के रूप में भी काम करता है, जो कि एनवायरमेंट यानी कि हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसका और सेल के अंदर का जो एनवायरमेंट है उसके बीच में ये क्या करती है? कनेक्टिंग लिंक के या कनेक्टिंग जो है ना कनेक्शन को प्रोवाइड करती है, प्रोवाइडिंग ए कनेक्शन बिटवीन, ठीक है, प्रोवाइडिंग कनेक्शन, एक कनेक्शन को प्रोवाइड करती है, बनाए रखती है कि एटमॉस्फेयर का कैसा कनेक्शन है, एटमॉस्फेयर का कैसा टेम्परेचर है, उसका कैसा माहौल है। इस तरीके से हमारा सेल उसके आधार पे अपने आप को भांप लेता है या चेंज कर देता है, राइट। चलिए, ये तो बात हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कुछ जनरल फीचर्स की। अभी अपन लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी आप स्ट्रक्चर की बात करें, संरचना की बात करें तो वो कैसी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बच्चों यहाँ पर अगर पढ़ाया जाए तो उसमें करीबन 3 लोगों ने अपने अपने मॉडल को प्रपोज किया है। 3 बातों से आप इसको समझ सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, लेकिन उन 3 बातों को तो यहाँ समझना नहीं है। जो एडवांस फॉर्म का यानी कि सिंगर और निकलसन साहब ने जो एक मॉडल प्रपोज किया था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उसी के आधार पर हमने पूरी यहाँ पर थ्योरी लिखी है। इससे पहले भी अगर आप जाएं तो एक बेसिक नॉलेज में मैं आपको बता दूं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चर को समझाने के लिए करीबन करीबन 3 मॉडल को प्रपोज किया, जिसमें पहला जो मॉडल था वो सैंडविच मॉडल था। हाँ बिल्कुल, सैंडविच वही 2 ब्रेड के बीच में जो भी मटेरियल भरा रहता है, बिल्कुल उसी तरीके से, लाइक प्रोटीन प्रोटीन एंड लिपिड, ठीक है, राइट। उसके बाद में यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया गया। फिर उसके बाद में सिंगर और निकलसन साहब आए जिन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को प्रपोज किया। एंड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आर बेस्ट मॉडल इज स्टडी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी के लिए आप एक बेस्ट अगर मॉडल को देखें तो सिंगर और निकलसन साहब ने प्रपोज किया था। हम डायरेक्ट उस पर ही चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए, लिखा हुआ है, A plasma membrane is mainly composed of carbohydrate। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी किससे होती है? मेनली तो कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। फास्फोलिपिड इसमें प्रेजेंट रहता है, प्रोटीन प्रेजेंट रहता है और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। एंड इट इज अबाउट 5 to 8 नैनोमीटर इन थिकनेस, ठीक है। इसकी जो थिकनेस होती है वो करीबन 5 से 8 नैनोमीटर की होती है। अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग आपको थिकनेस देखने की मिलेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। बना किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का बना होता है, फास्फोलिपिड, प्रोटीन और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और मेनली अगर आप बात करें
तो बाई लेयर ऑफ फास्फोलिपिड होगा एंड बीच में क्या रहेगा, प्रोटीन रहेगा। तो बाई लेयर ऑफ फास्फोलिपिड रहेगा और बीच में क्या रहेगा, यहाँ पर प्रोटीन का मॉलिक्यूल रहता है, ऊपर प्रोटीन नीचे प्रोटीन और बीच में फास्फोलिपिड। इस तरीके से आपका अरेंजमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है, राइट। बाई लेयर ऑफ फास्फोलिपिड रहेगा सेंटर में, और फास्फोलिपिड जो होगा सेंटर में रहेगा बाई लेयर के फॉर्म में, और ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, आप सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ से अगर आप अंदर की तरफ देखें तो वही एक्सटर्नल लेवल पर प्रोटीन रहेगा, और पेरीफेरी की तरफ सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ, ठीक है, यानी कि साइटोप्लाज्म की तरफ, साइटोप्लाज्म की पेरीफेरी की तरफ अभी क्या प्रेजेंट रहेगा, प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ फ्लेक्सिबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है। देखो ये है ना, अब अपने बॉडी को ऐसे खींचते हैं, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबिलिटी है, खींचे छोड़ दिए वो फिर अपनी स्टेट में चला गया। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ फ्लेक्सिबल कॉमा लिपिड बाइलेयर द सराउंडेड, लिपिड बाइलेयर दैट सराउंडेड एंड कंटेन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, और बाइलेयर्ड लिपिड की बाइलेयर के द्वारा क्या रहती है, ये बनी रहती है, सराउंड करके रहती है, घेरे रहती है किसको, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल को। साइटोप्लाज्म को बाइलेयर के द्वारा क्या, बाइलेयर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा साइटोप्लाज्म को कवर करके रखता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है बेस्ड ऑन देयर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल एंड द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन स्पेशलाइजेशन या स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट्स, राइट, इट इज आल्सो डिस्क्राइब एज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, बेस्ड ऑन अरेंजमेंट, इसके अरेंजमेंट के आधार पर, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट के आधार पर, एंड प्रेजेंस ऑफ सर्टेन स्पेशलाइज कंपोनेंट्स, और इसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट होंगे, स्पेसिफिक कुछ कंपोनेंट्स होंगे, लाइक प्रोटीन्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, जिसको हमने डिस्क्राइब किया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के द्वारा। ठीक है, या हमने उसको समझा है, और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया, सिंगर और निकलसन ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कब दिया, 1972 में, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज फर्स्ट प्रपोज इन द ईयर 1972 बाय अमेरिकन बायोलॉजिस्ट निकलसन एंड सिंगर। अमेरिकन बायोलॉजिस्ट एक थे जिनका नाम था सिंगर और निकलसन। ठीक है, दो साइंटिस्ट थे ये जिन्होंने मिलकर के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को 1972 में प्रपोज किया। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप में। द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल डिस्क्राइब इन डिटेल। ठीक है, अगर हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को डिस्क्राइब करते हैं डिटेल में, तो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इन द यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, एंड हाउ वेल इट अरेंज, और किस तरीके से अरेंज है, अलॉन्ग विद द देयर कंपोनेंट्स, कुछ कंपोनेंट्स के द्वारा, जैसे फास्फोलिपिड। ठीक है, फास्फोलिपिड यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है, प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, कार्बोहाइड्रेट आपको देखने को मिलेगा, एंड यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल भी देखने को मिलता है। एंड दीज कंपोनेंट्स गिव अ फ्लूइड अपीयरेंस टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये फ्लूइड या फ्लूइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूडिडिटी को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, राइट। अब फ्लूडिडिटी स्पेशली फास्फोलिपिड के द्वारा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, है ना, फास्फोलिपिड के द्वारा आपको फ्लूडिटी यहाँ पर देखने को मिलती है। और खास बात क्या है कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ना, ये एक प्रकार का सेमी फ्लूइड या क्वासी फ्लूइड मॉडल है, जिसमें ये स्पेशली बताया गया है, इसमें बताया गया है कि मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा नॉलेज गेन करिए अपना। इसमें स्पेशली ये बताया गया है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा, ठीक है, जब आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बिल्ड हुआ था, उसके बाद में डिटेल में हमने इसको जो है ना कवर किया था, पढ़ा था, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें ये देखा गया कि कुछ लिपिड सब्सटेंस है, और उस लिपिड सब्सटेंस के ऊपर प्रोटीन जो होते हैं वो स्विमिंग करती हुई नजर आती हैं। जैसे कि आप ध्यान दें तो आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जो आइसबर्ग्स होते हैं, जो बर्फीले द्वीप होते हैं, आइसबर्ग जो बर्फ होती है, वो पानी में या समुद्र में तैरती हुई नजर आती है। ठीक है, लाइक प्रोटीन्स जो होते हैं, वो आइसबर्ग्स इन सी ऑफ लिपिड। तो यानी कि लिपिड का एक ऐसा समुद्र जिसमें प्रोटीन तैरती हुई नजर आती हैं, इसीलिए तो उसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोला है। इसमें प्रोटीन क्या होगा, आपको तैरती हुई नजर आएगी लिपिड के अंदर, लिपिड जो प्रोटीन्स होंगे वो लिपिड्स के अंदर तैरते हुए नजर आएंगे। जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल दूं,
आप हलवाई की दुकान पे जाते हैं और बढ़िया हलवाई दुकान, कहने का मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छी वीआईपी, वहाँ रसगुल्ले नहीं बनते, काला जामुन नहीं बनते हैं, या गुलाब जामुन वहाँ आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसी दुकान पे जाते हैं जहाँ गुलाब जामुन बन रहे हैं, और वहाँ जब आप जाते हैं तो कोई मिठाई लेने गए और या वहाँ आप पहुँचे तो गुलाब जामुन अगर आप लेंगे, तो आपने कहा भैया मुझे गुलाब जामुन दे दो, तो गुलाब जामुन देने के लिए आपने देखा होगा कि जो चाशनी होती है, ठीक है, जो चाशनी चाशनी इन द सेंस जो वहाँ पर शुगर सॉल्यूशन होगा, उस शुगर सॉल्यूशन में वो गुलाब जामुन पड़े होते हैं इस तरीके से, है ना। लाइक अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ तो ये मान लो एक कढ़ाई है, ठीक है, ये रखी हुई है, और इस कढ़ाई में ये चाशनी भरी हुई है, राइट, और इस चाशनी में गुलाब जामुन इस तरीके से फ्लॉट कर रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर, डूबे हुए, है ना, चाशनी में डूबे हुए नजर आते हैं। और फिर जो हलवाई होता है वो आपको ऐसे चम्मच से क्या करेगा, चम्मच से क्या करेगा, डुबो करके इसको डिप करके एक गुलाब जामुन या दो गुलाब जामुन निकाल के आपको दे देगा। तो जो स्ट्रक्चर आप बिल्कुल आप ऐसा देखेंगे ना, रियल लाइफ में देखिए, जो बिल्कुल आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल यही कह रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड में भी प्रोटीन्स कुछ इस तरीके से ही अरेंज फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, एकदम गुलाब जामुन की तरीके से प्रोटीन्स होते हैं, जो कि चाशनी, जिसे हमने क्या कहा, शुगर सॉल्यूशन या फास्फोलिपिड हम मान लेते हैं, ठीक है, फास्फोलिपिड में तैरते हुए नजर आती है, स्विमिंग करते हुए नजर आती हैं, राइट। अब हम बात करते हैं मेम्ब्रेन्स प्रोटीन, यानी कि जो मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स हैं वो कितने प्रकार की पाई जाती हैं भैया, या किस तरीके की होती हैं। बुक्स में अलग तरीके का लिखा है, मैंने यहाँ पर उसका पूरा निचोड़ निकाल के दे दिया। तो जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो टू टाइप्स की हैं स्पेशली। कितने प्रकार की, टू टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फर्स्ट ऑफ ऑल पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, सेकेंड ऑफ ऑल इंटीग्रल या इंट्रेंसिक प्रोटीन, इसे हम इसमें टनल प्रोटीन भी आपका आता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिफेरल एंड इंटीग्रल प्रोटीन? देखिए, पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की अगर आप बात करेंगे तो देखो, एक्सट्रिंसिक, एक्स माने बाहर, एक्स माने क्या होता है, बाहर होता है, और प्रोटीन है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आप देखेंगे कि बाहर की तरफ भी कुछ प्रोटीन होगा। लाइक दैट, मैं यहां पर अगर आपको डायग्राम दिखाऊं तो यहां पर देखिए बाई लेयर्ड ऑफ ये फास्फोलिपिड है, ऊपर की तरफ ये देखो, ये क्या है, ये फास्फोलिपिड बेटा, ये फास्फोलिपिड है, राइट, ये क्या है, फास्फोलिपिड। नीचे की तरफ भी क्या है, फास्फोलिपिड है, तो ये बाई लेयर ऑफ फास्फोलिपिड हो गया, बराबर। अब देखो इस फास्फोलिपिड में, मैंने बोला क्या, फास्फोलिपिड में जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है या पेरिफेरल प्रोटीन है वो कहां पर होगी, तो देखो कहां गया, ये देखो, ये प्रोटीन, ये कुछ प्रोटीन आपको दिखाई पड़ रही है, ये दिस प्रोटीन इज कॉल्ड एज पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, या इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, बाहर की तरफ, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन जो है वो बाहर की तरफ ऊपर से ऐड है। और आप जानते हैं कि कोई चीज अगर ऊपर रखी हुई है तो उसको आप इजीली क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। तो पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को इजीली फॉर्म में सेपरेट किया जा सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। उसके बाद में आता है इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन मतलब अंदर की तरफ, मतलब कुछ ऐसी प्रोटीन्स भी होंगी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पार्शियली फॉर्म में, पार्शियली मतलब कुछ अर्ध, आधा एम्बेडेड होगा, पार्शियली एम्बेडेड होगा, या कंप्लीटली फॉर्म में क्या होगा, एम्बेडेड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, एम्बेडेड होगा प्रोटीन, जिसको हम लोग इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। और इसमें कुछ टनल प्रोटीन भी पाई जाती हैं। तो देखो मैंने क्या बोला, जो अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये देखो पूरा का पूरा एम्बेडेड फॉर्म में ये प्रोटीन पाई जा रही है ना, दिस प्रोटीन आर कॉल्ड एज इंटीग्रल प्रोटीन, इसे हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। या कुछ ऐसी भी प्रोटीन्स होती हैं जो टनल प्रोटीन के रूप में होते हैं। टनल प्रोटीन कहने मतलब क्या होता है, प्रोटीन चैनल, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, टनल प्रोटीन, टनल प्रोटीन। टनल प्रोटीन कहने मतलब क्या होता है, जो ये प्रोटीन्स होंगी, इन प्रोटीन्स के द्वारा ही कुछ सब्सटेंस को अंदर या कुछ सब्सटेंस को बाहर, है ना, सेल के अंदर, और कुछ सब्सटेंस को सेल के बाहर निकाला या लाया जाता है, राइट। अब देखिए यहां पर कुछ ऐसी भी प्रोटीन्स हैं जो ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में पाई जा रही हैं, दैट मीन्स प्रोटीन विद ग्लाइकोलिपिड, प्रोटीन विद ग्लाइकोलिपिड, दैट मीन्स प्रोटीन के साथ में अगर ग्लाइकोलिपिड्स ऐड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन।
अच्छा, मैंने बताया कि कुछ अर्ध वाली भी होती है, तो सेमी इंटीग्रल प्रोटीन है ना। एक तो कैसी होती है, पेरिफेरल प्रोटीन और सेमी इंटीग्रल प्रोटीन। सेमी इंटीग्रल प्रोटीन मतलब आधी धसी हुई, कुछ तो इंटीग्रल प्रोटीन है पूरी धसी हुई, कुछ सेमी इंटीग्रल प्रोटीन यानी कि पार्शली फॉर्म में धसी हुई हैं, और कुछ कैसी होती है पेरिफेरल, जो सिर्फ और सिर्फ ऊपर से ही अटैच रहती है, मतलब यहां पर ऐसे रखी हुई आपको दिखाई पड़ेगी, उसको आप इजीली सेपरेट कर सकते हो। और इन प्रोटीन्स को आप इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, चाहे सेमी इंटीग्रल प्रोटीन की बात करें, इंटीग्रल प्रोटीन की बात करें, या टनल प्रोटीन या प्रोटीन चैनल की बात करें, इनको आप इजीली सेपरेट नहीं कर सकते हैं। और कुछ ऐसी भी प्रोटीन्स होती हैं जो अल्फा हेलिक्स प्रोटीन के रूप में देखी जाती हैं, जिनको इंटीग्रल प्रोटीन के रूप में ही हम मानते हैं। तो बच्चों समझ में आया है? अब देखिए, जो बाइलेयर्ड ऑफ फास्फोलिपिड है, ये बाहर की तरफ आपको फास्फोलिपिड दिखाई दे रहा है, बाहर की तरफ क्या है, फास्फोलिपिड है। और अंदर की तरफ आप जो देखेंगे, अंदर की तरफ जो आप देखेंगे, ये एक्चुअल में यहां पर जो स्ट्रक्चर है ये हाइड्रोफिलिक टेल्स होता है, यानी कि फास्फोलिपिड का दो फॉर्म है, ये फास्फोलिपिड का हेड है और इसमें इस तरीके से टेल पाया जा रहा है, ठीक है। और ये फास्फोलिपिड का टेल है, ये फास्फोलिपिड का हेड है, ठीक, हेड टेल। तो टेल रीजन जो होता है, टेल रीजन जो होता है, अब देखिए इसमें कुछ खास बात, इसका एक नेचर होता है फास्फोलिपिड का, क्या, इसका जो हेड रीजन होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, सॉरी यहां पर आई थिंक गलत लिखा हुआ है, फास्फोलिपिड प्रेजेंट है यहां पर, ठीक है, ओके। तो देखो टेल रीजन जो होता है इसका वो हाइड्रोफोबिक होता है, टेल कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक कहने का मतलब समझते हैं, पानी से डरना। तो जिधर लिक्विड सब्सटेंस होगा उस साइड में टेल रीजन यानी कि जो फास्फोलिपिड का टेल वाला रीजन है वो प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, वो अंदर की तरफ होगा। और जो हेड वाला रीजन है वो बाहर की तरफ होगा, ठीक है, जो कि कैसा होता है, ये हाइड्रोफोबिक है, तो ये हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक, फोबिक कहने का मतलब क्या होता है, फोबिया, डर, पानी से डरना, हाइड्रोफोबिक कहलाता है। और फिलिक कहने का मतलब हो गया प्यार करना, प्रेमी। तो पानी से जो प्रेम करता है वो पानी की तरफ रहता है, और जो पानी से डरता है वो पानी के अपोजिट रहता है, ठीक है, वाटर के अपोजिट रहता है, जिसके कारण ये बाइलेयर्ड का फॉर्म करता है। अरे यार, इसको समझने के लिए आप क्या करें, आप लोग देसी घी खाते हो कि नहीं खाते हो, तेल है आपके यहाँ, ऑयल है, उसको आप क्या करें, एक बूंद तेल को, एक बूंद ऑयल को आप पानी में डालें, और आप देखेंगे कि उस पानी में कुछ इस तरीके से ड्रॉपर्स फॉर्म में स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, या घी को आप डालेंगे तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाते हैं। वो है तो लिपिड ही, फैट ही। तो फैट क्या करता है, उसका जो हेड वाला रीजन होता है वो किधर आ जाता है, वाटर की तरफ, जो चारों तरफ से इस तरीके से इसको कवर कर लेगा, और टेल वाला रीजन अंदर की तरफ हो जाता है, जिससे पानी आपको यहां नहीं दिखाई देगा, आसपास दिखाई देगा, बट यहां पर नहीं दिखाई देगा। बिल्कुल वही फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी। यहां तक समझ में आया इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर। अब देखिए लिखा हुआ है द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स परफॉर्म सेवरल फंक्शन। अब जो मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन्स हैं इनका स्पेसिफिक फंक्शन भी होता है, डिफरेंट टाइप का फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे लिखा हुआ है जो ब्रांच कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं, या ब्रांच कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल अटैच टू द आउटसाइड ऑफ सम मेम्ब्रेन्स प्रोटीन मॉलिक्यूल गिव द सेल इट्स इम्यूनोलॉजिकल आइडेंटिटी, ठीक है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ब्रांच टाइप के जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लाइक ये देखो ब्रांच कार्बोहाइड्रेट है, ये क्या है, ये ग्लाइकोलिपिड्स क्या है, ये स्पेशली कार्बोहाइड्रेट है। तो जो ब्रांच कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है किसके साथ में, प्रोटीन के साथ में, प्रोटीन के साथ में अटैच होता है, उसका एक मेन फंक्शन होता है। क्या मेन फंक्शन होता है कि ये बॉडी के अंदर मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होगी ये बॉडी के अंदर क्या करेगी, इम्यूनोलॉजिकल आइडेंटिटी को शो करेगी। लाइक इम्यून सिस्टम हमारा किस तरीके से, कोई फॉरेन अगर मान लो प्रोटीन या फॉरेन एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर आया है ना, तो उसको ये इजीली तरीके से पहचान लेगी। तो पहचानने के काम में ये प्रोटीन्स आती हैं, ठीक है, पहचानने के काम में ये प्रोटीन आती हैं। सेकेंड देखिए क्या है प्रोटीन का फंक्शन, कि दे कैन एक्ट एज रिसेप्टर, ठीक है, ये रिसेप्टर के रूप में भी काम करते हैं। लाइक दैट आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट यानी एग के पास में स्पर्म पहुंचता है, तो उनके बीच में पहले क्या होता है,
कनेक्शन होता है। पहले वो लोग आपस में बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि भैया तुम हमारे ही प्रोटीन हो या हमारे ही स्पीसीज के स्पर्म हो कि नहीं, ना? उसके ही स्पीसीज का स्पर्म होना चाहिए। लाइक ह्यूमन बींग्स में अगर फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होगा तो ह्यूमन बींग्स के स्पर्म से ही। अदर ऑर्गेनिज्म के अगर स्पर्म को आप वहां पर डालेंगे तो वो रिजेक्ट कर देगा, और ओवम जो होगा, एग जो होगा, स्पेसिफिक एंजाइम को सेक्रेट करेगा जिससे उन स्पर्म्स को मार दिया जाएगा। लेकिन अपने वाले स्पर्म को नहीं मारता। अपने आदमी को कौन मारता है यार? दूसरे आदमी को ही मारेगा ना, फॉरेन जीन को ही मारता है ना। तो बिल्कुल ये किसके कारण हो पाता है? प्रोटीन के कारण हो पाता है। तो प्रोटीन एक रिसेप्टर के फॉर्म में भी काम करता है। ये रिसेप्टर और एंटी रिसेप्टर और एंटी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आपस में लॉक एंड की का काम करते हैं। अगर ये लॉक है, यहां पर रिसेप्टर है, तो इसको खोलने के लिए एंटी रिसेप्टर आएगा। तो एंटी रिसेप्टर किसके पास होगा? स्पर्म के पास। और वो ताला का जो चाबी है, वो लॉक का जो की है, अगर एकदम परफेक्ट है तब वो लॉक खुलेगा। तो उसकी तरह भी ये काम करता है। कौन? ये कौन काम करा रहा है भैया? लॉक एंड की का काम कौन करा रहा है? एंजाइम के अंदर आपने पढ़ा होगा, लेकिन स्पेसिफिक फॉर्म में अगर आप देखें तो प्रोटीन्स के अंदर भी ये रिसेप्टर्स काम करते हैं इसी तरीके से। ठीक है, तो लिखा हुआ है स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन साइट। कुछ ऐसी साइट होंगी जो स्पेसिफिक फॉर्म में पाई जाएंगी और कुछ ही सब्सटेंस को अंदर की तरफ लेकर के आएंगी, या वहां पर फॉर हार्मोन एंड अदर केमिकल मैसेंजर। ठीक है, सपोज दैट हमारे बॉडी ने या हमारे बॉडी में किसकी रिक्वायरमेंट है? मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। आप समझिए आपकी बॉडी के अंदर क्या होना है? स्पर्मेटोजेनेसिस होना है, ठीक है, या oogenesis होना है, जो एक मंथली प्रोसेस होता है, तो सबको पता है। तो इस प्रोसेस को कराने के लिए हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल होता है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारी हाइपोथैलेमस से GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सेक्रेट होता है। ये GnRH क्या करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा, लूप के पास जाएगा, और उससे बोलेगा कि भैया आप जो है ना FSH और LH का सेक्रेशन कराइए, है ना। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, इनका आप सेक्रेशन कराइए, ये सेक्रेशन हो जाएगा। और ये क्या है? हार्मोन है। अब देखिए ब्रेन के अंदर, हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस से अटैच है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ने निकाला क्या? हार्मोन। इन हार्मोन्स को हमारे ब्लड के द्वारा पहुंचाया जाएगा कहां? टेस्टिस एंड ओवरी के पास में। और वहां पर ये टेस्टिस और ओवरी को स्टिमुलेट करेगा कि चल काम कर, किसका? स्पर्मेटोजेनेसिस का और oogenesis का। समझ रहे हैं? तो हार्मोन ब्रेन में सेक्रेट हुआ और काम हो रहा है कहां पर? टेस्टिस एंड ओवरी में। तो ये भी किसकी तरह हो पा रहा है? ये सेल के अंदर जो प्रोटीन या सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं जो कि रिसेप्टर का काम करें, उसके कारण हो पा रहा है। जो हार्मोन्स है उसके पास में एंटी रिसेप्टर, एक मैसेज है कि स्पर्मेटोजेनेसिस कराना है। और ये टेस्टिस के पास जब हार्मोन जाएगा, तो हार्मोन जब टेस्टिस के पास जाएगा तो वहां पर आपको पता है टेस्टिस के अंदर बहुत सारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहता है, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज द यूनिट ऑफ टेस्टिस, राइट। उसके अंदर डिफरेंट टाइप की सेल्स रहती हैं जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस कराती हैं। अभी एनाटॉमी जब पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन का तो वहां पर बताऊंगा, मैं डिटेल में ही थोड़ा सा टच करेंगे। तो उसमें उस प्रोसेस में आप देखेंगे कि वहां पर ये जब हार्मोन्स जाएंगे तो वहां पर जो मेम्ब्रेन पाई जा रही है, जो सेल के पास में मेम्ब्रेन है, उसमें रिसेप्टर है, वो रिसेप्टर रिसीव करेंगे इसके मैसेज को कि अच्छा ये काम होना है, तो वो काम करना शुरू कराते हैं। ठीक है, हमेशा थोड़ी ना स्पर्मेटोजेनेसिस होता रहता है, एक स्टिमुलेशन मिलता है तब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। सम आर इन्वॉल्व पंप दैट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। कुछ ऐसी भी प्रोटीन्स होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं पंप्स के रूप में, ठीक है, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप आयन, है ना। लाइक इसमें आप देखेंगे कि जो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका, आपने पढ़ा होगा 11-12 में प्लांट के केसेस में, जो स्टोमेटा का क्लोजिंग और ओपनिंग होता है उसमें आपने इसको समझा होगा। तो सेल के बाहर कुछ आयंस निकल जाते हैं जिसके कारण स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, कुछ आ जाते हैं जिसके कारण स्टोमेटा खुल जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी है, एनिमल सेल्स में भी है कि कुछ ऐसे आयंस या सब्सटेंस हैं जिनको मेम्ब्रेन के बाहर निकाला भी जाता है और मेम्ब्रेन के अंदर लाया भी जाता है, लाइक टनल प्रोटीन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन फॉर्म चैनल्स दैट आर फिल्ड विद द वाटर, सॉरी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन फॉर्म चैनल। ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो कि एक प्रकार के चैनल को बनाएगी जिसको प्रोटीन चैनल कहते हैं, एंड फिल्ड विद वाटर, और ये वाटर से भरी रहती है, एंड अलाउ वेरी स्मॉल वाटर सॉल्युबल आयंस, और बहुत ही स्मॉल
वाटर सॉल्यूबल्स को ये अलाउ करती है कि आप अंदर जा सकते हैं टू क्रॉस द मेम्ब्रेन, और इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। तो ये तो इन प्रोटीन्स का बड़ा फंक्शन हो गया भैया, ठीक है। और ये पूरा स्ट्रक्चर आपका क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हो गया। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन को भी पूछा जाता है ना भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्य क्या हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा काम होता है, लाइक पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। इसके साथ साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका एंडोसाइटोसिस भी करा सकता है, एक्सोसाइटोसिस भी करा सकता है, लेकिन उसके अलावा भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के और काम होते हैं। तो जो आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है, वो क्या है, और जो ये जो मैंने अभी आपको बताया, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये मैं बायोकेमिस्ट्री में आपको पढ़ाऊंगा। तो फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो आपको अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या लिखना है, तो आप लिख सकते हैं द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंक्शन एज अ फिजिकल बैरियर बिटवीन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड द इनर सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, जो सेल के अंदर ऑर्गेनल्स पाए जा रहे हैं उनके बीच में, और सेल के बाहर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, बाहरी वातावरण है, उसके बीच में एक बैरियर के रूप में काम करती है। ठीक है, एक बॉर्डर के रूप में काम करती है। Next point is the plasma membrane is a selectively permeable membrane which permit the movement of only certain molecules both in and out of the cell. ठीक है, अंदर की तरफ कुछ सब्सटेंस को लेकर के आएगी और बाहर की तरफ कुछ सब्सटेंस को लेकर के जाएगी, दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के कारण हो पा रहा है। ठीक है, तो ये भी एक फंक्शन हो गया इसका। नेक्स्ट फंक्शन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन बोथ द एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस। ठीक है, एंडोसाइटोसिस और मतलब एंडोसाइटोसिस कहना मतलब सेल के अंदर कोई सब्सटेंस आएगा, दैट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। और ये दो फॉर्म में हो सकता है, एक तो लिक्विड सब्सटेंस आ सकता है, दूसरा सॉलिड सब्सटेंस आ सकता है। लिक्विड सब्सटेंस अगर सेल के अंदर जा रहा है तो दिस प्रोसेस आर कॉल्ड एज पिनोसाइटोसिस, और आपका अगर हार्ड सब्सटेंस या सॉलिड सब्सटेंस जा रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस। ठीक है, सेल ईटिंग इसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस को, और पिनोसाइटोसिस को सेल ड्रिंकिंग कहते हैं, राइट। एंड बोथ प्रोसेस आर एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस। एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस में क्या होगा कि बॉडी के बाहर क्या होगा, किसी सब्सटेंस को निकाला जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट फंक्शन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो फंक्शन बाय फैसिलिटिंग कम्युनिकेशन एंड सिंगलिंग बिटवीन द सेल। इनके अंदर एक बेहतरीन कम्युनिकेशन करने का, दो सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन करने का एक बहुत अच्छा जो है ना फैसिलिटी भी प्रेजेंट रहता है, और सिग्नलिंग, यानी कि एक सेल में अगर कोई दिक्कत हुआ है, किसी फॉरेन जीन ने अटैक किया है, तो वो अपनी इंफॉर्मेशन, उसको अटैक हुआ है तो वो अपने अंदर की जो अटैक का इंफॉर्मेशन वो पड़ोस वाली सेल को बता देगा, और पड़ोस वाली सेल्स क्या करेंगी, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज या उसके खिलाफ अपने चारों तरफ एक मेम्ब्रेन को प्रोड्यूस कर लेती हैं। तो हमारा बॉडी बिल्कुल बहुत अच्छे से वर्क करता है बच्चों। ठीक है, जिस तरीके से आप बाहरी दुनिया का जो भी आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं या जो भी आप समझ रहे हैं, उन सभी एक्टिविटीज, जो भी सभी एक्टिविटीज आपको बाहर देखने को मिलती हैं, अधिकतर एक्टिविटीज हमारे बॉडी के अंदर उसी तरीके से चलती हुई हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर कंप्लीट हुआ बच्चा, और इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप एसएसआर नर्सिंग क्लासेस में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्लास जो है ना आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई, यहाँ से आप समझिए, और रिवीजन के लिए आप हमारी पीडीएफ को भी ले सकते हैं, नोट्स बनाने के लिए पीडीएफ ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं खड़ा हूँ तो बैकग्राउंड में कुछ जो है ना टॉपिक्स नहीं या कुछ जो थ्योरी है वो आपको नहीं दिख रही होगी, राइट। तो उसको देखने के लिए आप हमारी पीडीएफ जो के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।